बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पाकिस्तान ने गुज़श्ता रात अफगानिस्तान में फितना उल खवारिज के ठिकानों पर इंटेलिजेंस बेस्ड एयर स्ट्राइक्स की, जिसमें दहशतगर्दों के 60 ठिकाने तबाह हुए और 80 से ज़ायद दहशतगर्द भी मारे गए। सिक्योरिटीज़ राय के मुताबिक फ़ज़ाई हमले अफगानिस्तान के 3 सूबे नंगरहार, पक्तिका और खौस्त में किए गए। पाकिस्तान की कार्रवाई के बाद अफगानिस्तान और भारत की जानिब से भरपूर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि सिविलियन को निशाना बनाया गया, मगर चंद घंटों के अंदर ही अफगान तालिबान रजीम की दहशतगर्दों की पुश्त पनाही बेनकाब हो गई। द साउथ एशिया टाइम्स के मुताबिक अफगानिस्तान ने पाकिस्तानी फ़ज़ाई कार्रवाई के मुतासरा मकामात पर अफगान मीडिया और शहरियों की रसाई रोक दी है। माहिरीन के मुताबिक आज़ाद मीडिया को रसाई न देना इस तासुर को तक़वियत देता है कि तालिबान रजीम ज़मीनी हक़ाइक़ को छुपाने में मसरूफ़ है। माहिरीन के मुताबिक मुस्तनद शवाहिद से यह वाज़ेह है कि अफगानिस्तान फितना उल खवारिज, फितना उल हिंदुस्तान समेत आलमी दहशतगर्द तंजीमों की महफूज पनाहगाह है। मीडिया पर पाबंदी इस अमर की गुमाजी करती है कि तालिबान रजीम की मुकम्मल सरपरस्ती में अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकाने मौजूद हैं। इसी तमाम तर सूरत हाल से मुतालिक आज का पहला और बड़ा सवाल होगा एक्सपर्ट्स के लिए। पैनल में शामिल हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आप सबका शुक्रिया। नवीद साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि अब ये जो तालिबान रजीम दहशतगर्दों की सरपरस्ती एक तो ये कि क्यों कर रहा है और पाकिस्तान के साथ ताउन करने के लिए तैयार क्यों नहीं है, जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की एक इतनी बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि बहुत सारी और थ्योरी सामने आ रही हैं, लेकिन जाहिर है जो सच है वो सच है। दहशतगर्दों के 7 मराकज़ तबाह कर दिए गए, 80 दहशतगर्दों को भी मारा गया। तो आपके ख्याल में ये दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में इटसेल्फ कितनी बड़ी डेवलपमेंट कहा जा सकता है? नवीद साहब। अच्छा देखें दुआ, एक चीज़ जो भी पाकिस्तान की तरफ से जो कार्रवाई की गई वहाँ पे एक तो बड़ा एक रिस्ट्रेंट जो है वो रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया गया, बड़ा जो है वो उसको एस्केलेट ज़्यादा नहीं किया गया। जो ठिकाने थे दहशतगर्दों के, हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप के या TTP के ठिकाने थे, उन ठिकानों को जो है उन्हीं को निशाना बनाया गया। अफ़गानिस्तान की तरफ से जो नैरेटिव आ रहा है कि जी वो हमारी सॉवरेनिटी की खिलाफ वर्जी है, तो देखिए सॉवरेनिटी की, सॉवरन नेशन जो होती हैं तो उनके ऊपर तो कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं ना। आप अफगानिस्तान जो है मुसलसल इंटरनेशनली ये बात सामने आ रही है कि किस तरह से जो है वो दहशतगर्दों का दोबारा ठिकाना बन गया है। जिस तरह उन्होंने दोहा एग्रीमेंट में ये बात जो है कमिटमेंट की थी कि वो अफगानिस्तान की सरजमीन को किसी भी तरह पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या किसी और नेबरिंग कंट्री या दुनिया के किसी और मुल्क के ख़िलाफ़ जो है वो उसको इस्तेमाल नहीं होने देंगे। लेकिन हमने देखा कितना पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात जब से तालिबान जो है वो अफगानिस्तान में इक़्तिदार में आए हैं, तो किस तरह से जो है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं उनमें मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान तो एक रिस्ट्रेंट शो कर रहा है और इनफ इज़ इनफ। आप देखें कितने जो है हमारे पाक फौज के जवान जो है वो शहादतें दे रहे हैं और उस तरफ जो है एक मुसलसल जो है वो एक प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी का उनकी तरफ से जो है वो मुजाहरा किया जा रहा है कि जी यहाँ पे नहीं है। यानी अजीब एक बात है। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल जो है, सलामती कौंसिल कह रही है कि अफ़गानिस्तान दहशतगर्दों का ठिकाना बन गया है। UN की सैंक्शन मॉनिटरिंग कमेटी कह रही है कि अफ़गानिस्तान दोबारा दहशतगर्दों का ठिकाना बन गया है। पड़ोसी ममालिक जो है वो कह रहे हैं कि जी दोबारा अफ़गानिस्तान दहशतगर्दों का ठिकाना बन गया है। इंस्टेड ऑफ ये कि आप पाकिस्तान के लेजिटिमेट जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं आप उनको एड्रेस करें, आप एक डिनाइबिलिटी में, एक डिनाइल मोड में चले गए हैं कि जी नहीं मसला आपकी तरफ है। वो पाकिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जी पाकिस्तान एक्सटर्नलाइज कर रहा है अपने अंदर के मसाइल को। तो पाकिस्तान के अपने अंदर के मसाइल आप 2025 को ही देख लें कि पाकिस्तान की तरफ से मेरे ख्याल में 75-80 हज़ार के करीब IBOs किए गए हैं। तो अगर पाकिस्तान के अंदर का मसला, वो तो पाकिस्तान उसको डील कर रहा है, लेकिन जो मंबा है वो बेसिकली अफगानिस्तान के अंदर है। जैसे मैंने कहा कि UN सिक्योरिटी काउंसिल कह रही है, UN सैंक्शन मॉनिटरिंग कमेटी कह रही है, ये सब कह रहे हैं। और अगर आपके यहाँ मसला नहीं है, अगर TTP वहाँ पे नहीं है, अगर हाफिज गुल बहादुर वहाँ पे उसका ग्रुप वहाँ पे नहीं है, तो आपने पाकिस्तान को कैसे फिर ये ऑफर की थी कि जी हम इनको
रीलोकेट कर देते हैं, बॉर्डर से दूर ले जाते हैं। आप फिर कैसे ये कह सकते हैं कि मुल्ला अब्दुल्ला ने जो है वो फिर फतवा क्यों दिया कि जी अफगानिस्तान से बाहर जाके कोई जिहाद नहीं है? फिर क्यों आपने पाकिस्तान से पैसे मांगे कि जी हम इनको रीलोकेट कर रहे हैं? फिर मुसलसल जितने भी टीटीपी के की लीडर्स हैं वो अफगानिस्तान में मारे जा रहे हैं। चाइना का कंसर्न है कि वहां पे ETIM जो है ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट वो वहां पे है। ऊपर जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं उनका ये है कि जी हमारे ये दहशतगर्द जो ग्रुप्स हैं वो अफगानिस्तान में है। पाकिस्तान मुसलसल कह रहा है कि TTP, हाफिज गुल बहादुर, इस्लामिक स्टेट खुरासान, ये सारे जो है अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं। और फिर पाकिस्तान अगर कार्रवाई करता है तो देखिए इसको भी थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के किसी सरकारी उसको जो है उनकी फौजी तंसीबात या किसी और चीज को नहीं ठिकाना बनाया। उन्होंने जो है वो दहशतगर्दों के ठिकाने जहां पे प्रॉपर इंटेलिजेंस थी, क्रेडिबल इंटेलिजेंस थी कि यहाँ पे उनके मराकज हैं, और वो फिर अगेन एक चीज, और शायद ये एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट होती है जितने भी दहशतगर्द ग्रुप हैं उनकी तरफ से कि वो सिविलियन इलाकों में जाके वहां पे अपने मराकज बनाते हैं, वहां ट्रेनिंग सेंटर बनाते हैं। तो ऑब्वियसली फिर अगर वहां पे अटैक होते हैं तो आप ह्यूमन शील्ड के तौर पे सिविलियन को यूज कर रहे हैं। इसमें ये फिर इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगाना, और फिर अगर अफगानिस्तान का नैरेटिव कोई ले रहा होता ना तो इस वक्त दुनिया में एक कोराम मच चुका होता। लेकिन आपका नैरेटिव, क्योंकि सारी दुनिया को ये पता है मसला आपकी तरफ है, सही आप एक मुसलसल डिनाइबिलिटी मोड में हैं। इस डिनाइबिलिटी से अफगानिस्तान को निकलना होगा अगर उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट की तरह रहना है, अगर एक सॉवरन स्टेट की तरह से अपनी रिजीम को बचाना है, तो उसने ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के और पाकिस्तान के लेजिटिमेट सिक्योरिटी कंसर्न है उनको एड्रेस करना होगा। तो कल को अगर मेज पे आते हैं तो उनको चाहिए तो आज आ जाए। सही जी। आमिर साहब, ये जिस तरह मुज़ाकरात में भी कतर और तुर्की में जो हुए यकीन दहानी तालिबान रजीम की थी कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, तो क्यों तालिबान रजीम वादा पूरा करने में नाकाम रही है और ख़ासतौर पर दहशतगर्दों के सामने बेबस क्यों है? ये प्रोपेगेंडा तो एक अलग बात है, ज़ाहिर है भारत को मौका मिला, वो प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ़ है, अफगानिस्तान भी साथ उसके शामिल है। आमिर साहब देखें, इस वक्त जो पाकिस्तान ने अपनी कौमी वहदत और ख़ुद मुख्तारी की बका के लिए जो हमले किए, अफ़गानिस्तान के अंदर जाके जो स्ट्राइक्स हुई, सिंपल सी बात है कि इमाम बारगाह, इस्लामाबाद, बाजोड़, बन्नू, ये ताज़ा तरीन हमले थे। लेकिन मसाजिद पे हमले करने की एक लंबी तफसील है। जो मज़ारात हैं, श्राइन्स हैं, उन पे हमला करने की, लाल शहबाज कलंदर हो, बरी इमाम सरकार हो, हज़रत सखी सरवर का मज़ार हो, ये मसाजिद पेशावर वाली में देख लें 80 से ज़्यादा लोग शहीद हुए। वहाँ दाता दरबार पे हमला किया इन लोगों ने, एक लंबी फहरिस्त है। इस वक्त क्या हो रहा है, अफ़गान मीडिया जो हुकूमत के ज़ेर असर है वो क्या कह रहा है कि जी निहत्ते शहरियों पे और जी मस्जिद पे किया और वो मदरसा था, और उसको उठा कौन रहा है? इंडिया, क्योंकि कोहराम मचा हुआ इस वक्त इंडिया में इस सारी बात पे। तो अभी हमारे यहाँ खबर भी चल रही है कि प्राइम मिनिस्टर कतर पहुँच गए हैं। ये कतर के साथ इत्माम हुज्जत करने गए हम कि भाई चूँकि आप 2-3 जगहों पर ज़ामिन भी बने, गारंटर बने, और आपने दफ्तर भी खोले हुए तालिबान के। और लास्ट टाइम भी जब हमने एयर स्ट्राइक्स की, फिर इन्होंने रुकवाई, फिर तुर्किया चले गए हम, वहाँ पे हुई। ये प्राइम मिनिस्टर का विजिट वाशिंगटन में ही, वहाँ पे उनके प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे कतर के, तो वहीं से ये तय हुआ कि अमीर कतर से एक मुलाकात कर ली जाए। बीच में ये एयर स्ट्राइक वाला भी मामला हुआ, लेकिन चूंकि वो तो हद कर चुके हुए थे। अब ये जो इस्लाम और दारा इस्लाम और मुल्ला हैबतुल्लाह के फतवे, ये तो सारे इन लोगों ने खुद हवा में उड़ा दिए, क्योंकि वो वहीं से तश्कीलें पाती हैं। हमने वीडियो फुटेज दी जब ख्वाजा आसिफ कई दफ़ा ये बात कह चुके कि 10 अरब रुपए मांगे कि हम इन्हें रीलोकेट करते हैं, आप हमें पैसे दें। हमने कहा हम पैसे देते हैं, गारंटी दो, तो गारंटी नहीं देते। जब तुर्किया पहुंचे, दोहा पहुंचे, पहले मुज़ाकरात में कहीं पे भी हर जगह फ़ोन करते थे, और ज़ाहिर है पीछे इंडिया मौजूद था, पैसे वो दे रहा है, कुछ और लोग भी दे रहे हैं। ये वक्त के साथ साथ सब चीज़ें आ जाएंगी कि वो इनको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ यूज़ किया जा रहा है। और ये बाकायदा ये TTP, फितनतुल हिंदुस्तान कहें हम, फितनतुल खवारिज कहें हम, इनको कहें कि जी ये जो वहाँ तालिबान
तालिबान रजीम है, ये सब एक है। बुनियादी तौर पे ये बिल्कुल नहीं है कि जी कोई इनका असर और रसूख नहीं है, ये सब मिल के खेलते हैं। इन्होंने जो वार इकॉनमी बनाई हुई है, वार लॉर्ड बने हुए हैं, और आम शहरियों को, ये DGSPR ने एक दफ़ा कहा था कि हमें ये भी पता है कि आप अपने लोगों को शहरों में ले गए हैं, हमें ये भी पता है कहाँ कहाँ बसाए हैं। तो ये चीज़ें तालिबान को तो बाकायदा बताई गई थी कि आप हमसे छुपा लें, हम आपको बता रहे हैं कि इस इलाके में, इस गांव में, जैसे ये BLA का ट्रैक्टर है ना, कि जो वो देहातों के पास करते हैं, रुक के कच्चे जो वहां पे बलूचिस्तान में पंजाबियों को उतारा, मजदूरों को मारा और वहीं पे घूम गए। मैंने वीडियोस देखी हैं ये, और वो सिर्फ कलेक्ट्रल डैमेज बचाने के लिए, जिस पर हमारे यहाँ बड़े दानिश्वर हैं फिक्री, वो जी वो जैसे वो वजीर आला नहीं देख लें, 13 मार दिए 13 में। अच्छा भाई बताओ, ये जो पाकिस्तान के अंदर लोगों के खिलाफ दहशतगर्दी हो रही है, यहाँ पे तो तुम्हारी जुबानें गुंग हैं, तुम वहां पहुंचते नहीं भाई। चीफ मिनिस्टर साहब, मानसेरा में लेफ्टिनेंट कर्नल की शहादत पे तुम एक बयान भी नहीं देते, और तुम्हें वहां बड़ी पड़ी हुई है कि वहां पता नहीं क्या हो रहा है। भाई आप किस मुल्क के शहरी हो, किस मुल्क के वजीर आला हो? यही वो बात होती है जहां मिक्स किया जाता है कि ये टेरर, फाइनेंस, इकोनॉमी जो मिली हुई है, कि इसके अंदर पीछे कौन कौन है, कौन घबरा रहा है, कौन सामने से लड़ रहा है, कौन आके बात कर रहा है। जब CTD की कार्रवाइयां होती है तो पंजाब और सिंध नंबर 1 पे खड़े हैं रोकने के लिए इनको, लेकिन जब आप रास्ता और सहूलतकारी देंगे तो फिर क्वेश्चन तो उठेगा। अब पाकिस्तान ने जो काम किया, जैसे मैंने बताया, प्राइम मिनिस्टर अब पहुंच गए, हम अब इनको नहीं छोड़ेंगे, और ये मुतालबा भी कौम का है, कौम इस बात पे खुश है, लेकिन हमें ये आर्जी खुशियां नहीं चाहिए, हमें दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा चाहिए। हमारी अपने मुसल्लह अफवाज से, बिल्कुल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस से है कि हमें बहुत बातें हो चुकी हैं, हम 2-3 दफा लोगों के कहने पर रुक चुके हैं। अगर तालिबान रजीम नहीं आती तो वो कौन सी कोई दूर बैठी हुई है, कुछ छुप के बैठी हुई है। जब आपके हर इदारे पे, हर जगह पे, हर कोर में ये हमले कर रहे हैं, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो पेशावर कोर हो, तो आप जब नहीं छोड़ रहे, हमले कर रहे हैं मुसलसल। हम यहाँ पे रात भी इस्लामाबाद में नाकाबंदियां की गई कि जनाब आप सख्त तरीन इकदाम कर रहे हैं, चीजों को चेक कर रहे हैं, तो भाई वहीं पे जाके मारे जहां से ये आ रहे हैं। ठीक ठीक जी। आयाज साहब, कितनी बड़ी डेवलपमेंट है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में, और ये जो जवाबी कार्रवाई की धमकी दी जा रही है, तो तालिबान रजीम की जवाबी कार्रवाई क्या हो सकती है? बहुत बर्दाश्त कर लिया दुआ, इतने अरसे से ज़ाहिर है वो दोस्त ममालिक ने इंगेज भी किया, वहाँ भी बात हुई, लेकिन उस वक्त भी समझ आ रही थी कि ये समझना नहीं चाह रहे अफ़गान तालिबान। एक तो ये गलत फहमी पता नहीं दुनिया को क्यों थी कि TTP और अफ़गान तालिबान कोई शायद 2 लोग हैं, ये एक ही हैं। उसके बाद फिर शायद किसी स्टेज पे ये चाह भी रहे हों कि ये मामलात इस तरह से ना हों दहशतगर्दी के, लेकिन वो उस वक्त मजबूरी होगी कि इनको नाराज़ ना किया जाए। अब खैर सिचुएशन टोटल चेंज होगी जब आप इंडिया के साथ जाके बैठ गए और इंडिया के साथ मिल गए, तो फिर तो आपको ये करना पड़ेगा। अब तो आप समझें कि उनकी कौमी जिम्मेदारी बन गई हुई है अफगानिस्तान की, पाकिस्तान में दहशतगर्दी करना। और ये जो जवाब का जब भी वो कहते हैं ना, इसका मतलब सिंपल होता है कि वो सामने से तो जाहिर है वो जवाब दे नहीं सकते, वो इसी तरह की कार्रवाइयाँ, इन्फिल्ट्रेशन होती है और यहाँ दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमने बहुत एक तो कंसिस्टेंट नहीं रही हमारी पॉलिसी कभी भी, और पता नहीं बावजूद उसमें चेंज आ जाती है। ज़ाहिर है जब आपने एक चीज़ तय करनी है, एक दहशतगर्दी का खात्मा करना है, क्रॉस बॉर्डर उसको रोकना है, तो फिर वो उसमें कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी। आपको एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि ये इसके रास्ते में अब जो भी आएगा वो इस मुल्क का दुश्मन है, वो हमारा खैर खा नहीं हो सकता, उसको हम नहीं छोड़ेंगे। लिहाजा हमने ये लाइन खींच दी। अब इसके अंदर जो आएगा वो देखें। इस वक्त 2 आपके सूबे इंतहाई मुश्किल में है, बलूचिस्तान और KP। हम शायद KP की बात इसलिए ज़्यादा करते हैं कि वो PTI की गवर्नमेंट है और वहाँ चूँकि सरफराज बुगटी साहब हैं, लेकिन बलूचिस्तान के भी हालात ठीक नहीं है, वहाँ भी बड़े ख़राब हालात हुए हैं। हम बावजूद उसकी बात नहीं करते, शायद हमें लगता है कि वो शायद गवर्नमेंट हमारी अपनी इस तरह। ये भी देखें ना, ये भी ज्यादती होती है कि आप एक पिन पॉइंट करते हैं कि जी ये चूँकि कोई हमारी मुखालिफ जमात की पार्टी है, लिहाजा यहाँ मामला ठीक नहीं है, मामला वहाँ भी ठीक नहीं है। तो इसलिए बिल्कुल बैठ के स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, क्लियर कट स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि अब जब भी होगा, ये बिल्कुल ठीक है प्राइम मिनिस्टर साहब गए हैं, कतर को भी क्लियर कट बता दें, तुर्की को भी क्लियर कट बता दें, और बाकी भी अगर कोई गारंटर बनना चाहता है इसमें, उसको क्लैरिटी से बता दें कि भाई एक दफा तो हम इनका मक्कू ठप्पेंगे, उसके बाद जिसने बात करनी है हमारे साथ टेबल पे बैठना है आके बैठ जाए। ठीक है, हम मतलब मैं ये नहीं कहता कि टेबल पे बैठना ही नहीं चाहिए, किसी स्टेज पे वो आए, आके जब गारंटी देने की पोजीशन में आ जाए कि जी ठीक है हम गारंटी देते हैं आज के बाद
पाकिस्तान के खिलाफ हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन उससे पहले एक दफ़ा इनको ऐसा सबक ज़रूर सिखा दें कि ये दोबारा इस तरह की हरकत करने से पहले 10 दफ़ा सोचें। और बिल्कुल ये नेक्सस नज़र आ रहा है, इंडिया, अफगानिस्तान, TTP और बाकी खरासान, शरासान, ये जितने वहाँ बैठे हुए हैं ग्रुप्स, ये सब एक साथ मिलके पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं और हमें भी अब साथ मिलके इनसे निपटना है। हम बिल्कुल आइसोलेशन में रह के कोई काम न करना चाहिए, न कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया है कि अब आप इससे पीछे नहीं हटें। आप एक लाइन आपने ड्रॉ कर ली है, उस पे चलते जाएं और इनका एक दफा खात्मा करके उसके बाद सुकून से बैठें। जी फैसल साहब, वक्त आ गया है कि अब इनके खात्मे के बाद दुआ छोटी सी बात करनी है। जी दुआ आमिर साहब कर लें कमेंट। दुआ एक छोटी सी बात करनी जी, है। जी, आमिर साहब। कहने का मकसद PTI नहीं है। बलोचिस्तान का नाम इसलिए नहीं लिया कि सरफराज बुगटी फ्रंट फुट पे आते हैं, हर शहीद के जनाजे में होते हैं, हर जगह पे जा रहे हैं, वो सियासत नहीं कर रहे इस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में, इसलिए उनका नाम उनके साथ अटैच हो नहीं सकता। वो वजीर आला सियासत करते हैं। जब हमने हमला किया उन्होंने तीरा पे बात की। ये ओवरऑल बात ही नहीं, पर्सनल नहीं, आपने कहा नहीं ओवरऑल बात ये देखिए ना होती सर, है। आपने अभी ये कहा सर, एक मिनट में अभी आपने कहा कि PTI के वजीर आला का नाम ले लिया, उसका नहीं लिया कि वहां हुकूमत है। भाई बात तो मैंने की है, तो मुझे फिर मैं तो नाम नहीं लिया, लेकिन बात तो मैंने की है ना, इसलिए मैंने क्लियर वाज़ेह किया। हो गया कि ये बात होती है यहाँ, ये ओवरऑल बात होती है फैसल साहब कि जी वहाँ हालात खराब है, बलोचिस्तान में मामला ठीक चल रहा है। मैं इस पे बात करता हूँ। समझते हैं आप फैसल साहब? देखिए, इस वक्त जो तालिबान की हुकूमत है, बुनियादी तौर पे ये बदबख्त लोग हैं, ये बदकिस्मत लोग हैं। ये जब यहाँ पर आए, इनको पाकिस्तान ने खुद जाके वहाँ पे इनको गले लगाया, इनको वेलकम किया। इनके आने का बाकायदा जो है वो पाकिस्तान में जो है वो जश्न मनाया गया और एक आम पाकिस्तानी ने भी ये समझा कि इनकी अपनी हुकूमत जो है वो अफगानिस्तान में जो है कायम हो गई है। ये जिससे लड़कर आ रहे थे, जिसको ये पसपा करके आ रहे थे, पाकिस्तान उस वक्त की उस हुकूमत को जो है वो एक दुश्मन, अपना मुल्क का दुश्मन समझता था, जबकि वो हुकूमत फिर भी एक जमहूरी तरीके से वहाँ पर आई थी। ये तो एक जत्था था जो उन्हें ताकत की बुनियाद पे, बंदूक की बुनियाद पे वहाँ कब्जा कर रहे थे। लेकिन पाकिस्तान ने जमहूरी असूलों को भी पस से पुश डालते हुए इनको जो है वेलकम किया कि इनके आने से जो है इस इलाके में, इस खत्ते में खैर का रास्ता निकलेगा, एक जो है अमन का और फलाह का रास्ता निकलेगा। लेकिन इनका जो रोज़े अव्वल से रवैया सामने आया, ये तो ऐसा लगता था ये तो हमें रोज़े अव्वल से अपना दुश्मन समझते हैं। इन्होंने पहला काम ही ये किया कि हमारे दुश्मनों से जो है ना वो दोस्ती बना ली। अब पाकिस्तान का मुतालबा कितना सादा है, इस बात को समझें। इस बात को तो कतई नज़र कि वो हमारा दोस्त मुल्क है, दुश्मन मुल्क है, अच्छा मुल्क है, बुरा मुल्क है, जैसा भी मुल्क है, कि आपके मुल्क से हमारे मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है। वो जो लोग दहशतगर्दी कर रहे हैं वो आपके मुल्क में बैठे हुए, उनको हमारे हवाले कर दें, वो है भी पाकिस्तानी। अच्छा, ये मानते हुए कि हाँ भाई वो हैं, हवाले नहीं कर रहे और मुस्तकिल बुनियादों पे दहशतगर्दी कराए चले जा रहे हैं, इससे वो साबित कर रहे हैं कि जो लोग अफगानिस्तान में बैठ के पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रहे हैं, मासूम लोगों का कत्लेआम कर रहे हैं, उस अमल को जो है हुकूमत अफगानिस्तान की मुकम्मल सपोर्ट, हिमायत और आशीर्वाद हासिल है, वरना वो नहीं कर सकते थे काम। तो ये जो पाकिस्तान ने इन पे अटैक किया है, ये अटैक तो अव्वल पहले कर देना चाहिए था, लेकिन शायद पाकिस्तान ने इनको मौका दिया, फिर बीच में बहुत सारे लोग पड़ गए, एक सुलह का रास्ता निकलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बाद नहीं आना है। हल यही है, इनको जूते मारे जाए। लेकिन इनकी अपनी बेहतरी जो है ना, जब पहले भी इन पे हमले हुए थे उस वक्त भी हमने बात की थी, इन पे हमला होता है इनकर हमारा भी दिल दुखता है। ना बेचारों के पास जो है फजाइया है, ना बेचारों के पास जो है बहरिया है, बेचारों की अपनी फोर्स जो है, फौज जो ऐसी भी बहरी फौज, बर्री फौज है, उसकी क्या बेचारों की इस्तेदाद है हमारे पड़ोसी हैं, कलमा गो भी हैं, आपस में रिश्तेदारियां भी हैं, लेकिन वो किसी तौर पे बाद आने को तैयार नहीं हो रहे। तो बेहतर ये है कि उनके हुक्मरानों को अब जज्बात से निकलना चाहिए। ये वो इतना बड़ा वाकया हो गया ओसामा बिन लादेन वाला, उसके बाद से लेके आज से तो सबक ही नहीं सीखा। ये आज भी जो है वो उसी जो है वो 2001 में जो है वो खड़े में, ये उससे आज तक ये भारी नहीं आ सके। ये ना इसको सीखने को तैयार है, ना कुछ समझने को तैयार है, ना कुछ पढ़ने को तैयार है, ना दुनिया के बदलते हुए हालात में नजर रखने को तैयार है। भाई 2001 में आज तक जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह ताला इन पर रहम फरमाए और क्या कह सकते हैं। जी इलियास साहब, वक्त आ गया फैसला कुन कार्रवाई का। देखिए जी,
पाकिस्तान पर जो है, पाकिस्तान ने आलमी सतह पर सबको बताया कि भारत अपनी प्रॉक्सी वार जो लड़ रहा है वो अफगानिस्तान के ज़रिए लड़ रहा है। इसके बारे में जो भी है रिपोर्ट्स आलमी सतह सबको पता है कि इस बारे में डोजियर भी दिए कि जी भारत नहीं, लेकिन भारत बाज आया ना अफगानिस्तान बाज। अफगानिस्तान तो बल्कि उनको जहाँ से फंडिंग हो रही है, जिस तरह भी हो रही है, और माजी में भी और अब भी जिसके बारे में, तो जाहिर है पहली बार भी जो उन्होंने किया था अपने जो सरजमीन इस्तेमाल करते हुए अफ़गानिस्तान ने, जो तालिबान ने, तो उन्होंने जो किया था जिस तरह बदअमनी और अमन को नुकसान पहुंचाने के लिए फायरिंग करते हैं बॉर्डर पर, जो भी करते रहे, और अब तक जो रिकॉर्ड है वो 650-700 इस तरह के हमले जो किए हैं इन्होंने, तो उसके बावजूद खामोश रहना ये नहीं है। फिर इसमें इनको अब जवाब ही मिला करेगा। फिर दोहा में जो बातचीत हुई उसके बावजूद भी नहीं ये बाज आ रहे, तो फिर इनके लिए बनता था कि इनको फिर इनकी जो इनका बताया गया है कि इनके अटैक जो हुए हैं उनके ठिकानों पर हुए हैं, जो ठिकानों पर हुए 4 सूबों के उनके, और उनके ठिकानों पर हुए, आवाम पर नहीं हुए। उधर की आवाम का वो भी मौक़िफ़ सुने जो ख़वातीन वगैरह जो बता रही हैं कि उनके लिए बड़ा एक अच्छा पाकिस्तान ने कदम उठाया। दहशत गर्दी ना सिर्फ करते हैं, उधर के लोगों को भी तंग करते हैं। और फिर आप देखें जब पाकिस्तान की जानब से हमला हुआ तो फिर ब्लास्ट का के नीचे से हो रहे थे, नीचे जाहिर है ज़ख़ीरा किया हुआ था, असला रखा हुआ था जो पाकिस्तान के खिलाफ जो वो इस्तेमाल करते हैं तहरीक तालिबान वाले या फितना खारिज जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं और लेके आते हैं बॉर्डर के ज़रिए जिस तरह लड़ना चाहते हैं। तो फिर पाकिस्तान ने बिल्कुल एक निशाना जो लिया है बता के उनको बताया, उनकी जो है फुटेज भी है कि जिन जिन दहशत गर्दों के ठिकानों पर किए हैं मुकामात पर और जो दहशत गर्द मारे गए हैं, इसके सारा रिकॉर्ड है। इसके बारे में वो उनका तो बनता ही नहीं है कि जी उनको पहले बहुत दफ़ा समझाया है, दुनिया भर को पता है कि पाकिस्तान के साथ क्या ज़्यादती करें, और आए दिन पाकिस्तान में कहीं ना कहीं जितने शहीद हो रहे हैं, जितने हमले उधर से हो रहे हैं और जिस तरह की जा रही है भारत की जानब से इन्वेस्टमेंट, ये सबके सामने यहाँ है, सबको पता है कि किस तरह कर रहा है भारत। और भारत इस बात में तस्लीम भी कर चुका हुआ है कि जी हमने 2 सूबों में जो उनको शुरू कर रखी है और जिस तरह किया हुआ है। और देखने भारतीय मीडिया जो है वो अपने मकासद, अपनी बातें बताने के लिए जिस तरह की उनकी गवर्नमेंट उनको बता रही है, तो वो बातें बता रहे हैं कि पाकिस्तान की जानब से हमला किधर गया है। जाहिर है उनकी फंडिंग नुकसान हुआ है, उनको मुंह की पड़ी है, तो जाहिर है उन्होंने नहीं बोलना, और फिर किसने बोलना। ठीक, बिल्कुल जी, जाहिर है अफगानिस्तान और भारत का एक प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की कामयाब कार्रवाई पर शुरू हो गया। बहरहाल अब ये है कि ये दहशत गर्दों के खिलाफ जंग में ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है जिस पर हम बात कर रहे थे, और साथ ही तालिबान रजीम दहशत गर्दी के खात्मे के ताउन से इनकारी क्यों है, आपने एक्सपर्ट्स की राय जान ली है। अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा बड़ा सवाल, मुल्क में सियासी माहौल में गैर मामूली हलचल देखी जा रही है। नेशनल डायलॉग कमेटी ने मुल्क में 3 साल के लिए कौमी हुकूमत बनाने का मुतालबा किया है। हम सवाल ये उठाएंगे कि मुल्क में ये जो सियासी गैर यकीनी है होने क्या जा रहा है। राय लेते हैं ब्रेक के बाद। जो 100% बजट बना के देते हैं उनका इख्तियार 1% भी नहीं, और जो 1% भी कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं वो 100% सिर्फ के इख्तियार के और वसाइल के मालिक हैं। इस तरह से ना घर नहीं चल सकता है। मुझे कहने की इजाजत दीजिए कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सियासत का आगाज इधर तुम उधर हम के नारे से शुरू हुआ, और ये क्या जुल्म था पाकिस्तान, ये कौन सा इंसाफ था। ये पाकिस्तान की नई तारीख 70 के बाद किस तरह आगाज उसकी जमहूरी तारीख का होता है कि जो 180 सीटें लिया हुआ है वो जेल में, और जिसने 80 सीट ली है वो वजीर आज़म। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क में सियासी हंगामा खेजी उरूज पर है। पीपल्स पार्टी एमकेएम पाकिस्तान एक बार फिर आमने सामने है। वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी का हुकूमती पॉलिसी के बरक्स बयान सामने आया। उन्होंने बानी पीटीआई की तरफ ये इशारा किया है कि कैसा इंसाफ है कि 180 सीटें हासिल करने वाला जेल में है और 80 सीटें लेने वाले हुकूमत में हैं। दूसरी तरफ लग्जरी जहाज़ की खरीदारी पर पंजाब हुकूमत शदीद तनकीद की जद में है। शेर अफजल मरवत ये दावा कर रहे हैं कि मार्च का महीना सुहेल आफरीदी की वजारत का आखिरी महीना होगा। मिड टर्म इलेक्शन की बातें भी शुरू हो गई हैं और सदर आसिफ अली जरदारी भी एक बार फिर मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। और इस गैर यकीनी की सूरत हाल में नेशनल डायलॉग कमेटी ने मुल्क में 3 साल के लिए कौमी हुकूमत बनाने का मुतालबा किया है। फैसल साहब, आपसे आगाज़ करी हूँ, क्योंकि ये जो सियासी माहौल में गैर मामूली हलचल देखने आ रही है, अब सबकी नज़रें आइंदा चंद हफ्तों पर है। क्या होने जा रहा है? कौमी हुकूमत की भी बात हो रही है, नेशनल डायलॉग कमेटी ने बात कर दी है, अब MQM किस तरफ झुकाव रखती है, हो क्या रहा है और होने क्या जा रहा है सियासी तौर पर? फैसल साहब।
तो एक तो मैंने होगा ये खालिद मकबूल सिद्दीकी की तकरीर का थोड़ा सा सोशल मीडिया ने और मीडिया ने भी एक गलत मतलब लिया है। जो उन्होंने 80 और 120 सीटों वाली जो बात की है वो ये शहबाज शरीफ और इमरान खान के तनाजुर में नहीं की, वो उन्होंने भुट्टो और मुजीब रहमान के तनाजुर में की है, लेकिन शायद वो समझने में थोड़ा सा हुआ हालात की वजह से। अच्छा, जहाँ तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है ना, ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस ही है, इसको आपने संजीदगी से नहीं लेना। अच्छा, ये तो मैं एमक्यूएम में आपस में कई ग्रुपों में बहुत शदीद नौयत के इख्तलाफात थे, जिसके असम्बली के अंदर भी मुजाहरे हो रहे थे। तो जिन लोगों ने भी इनका जबरी एक निकाह करवाया था, उन्होंने बुला के इनको थोड़ा समझाया, तो इसलिए खुश करने को बैठ गए थे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है और प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक, इससे आगे जो है ना वो कुछ नहीं है। बहरहाल ये एक हकीकत है कि इस वक्त जो है जिस तरह पाकिस्तान नहीं चल रहा, जी जी, इस तरह जो है वो सिंध भी नहीं चल रहा। और आम आदमी को जो है जो उसके जो मसाइल हैं वो दिन ब दिन जो है वो शिद्दत से शिद्दत इख्तियार करते चले जा रहे हैं। ठीक, लेकिन इस मसले को हल करने के लिए किसी सतह पे हमें वो संजीदा कोशिशें नजर नहीं आ रही। तो जो लोग भी पाकिस्तान चला रहे हैं तो उनको अब चाहिए कि वो अब फैसला करें कि इस तरीके से तो आप सिंध को, कराची को नहीं चला सकते। एक ऐसा शहर जो पूरे पाकिस्तान को पालता है, ठीक, जो ऐसा शहर जो पूरे मुल्क के मजमू रेवेन्यू का 65% जनरेट करता हो, उसको अगर उस पर ज़रब लग रही है तो उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर भी आ रहा है। तो अगर आप पाकिस्तान को दुरुस्त में चलाना चाहते हैं तो आप चीज़ों को दुरुस्त करवाएं, और आप ही करा सकते हैं जी। बाकी सिर्फ डंडा पकड़ के चीज़ों को चलाना है तो ज़्यादा देर चलेंगी नहीं। सूबे पे एतराज है, दूसरे ऑप्शन कई मौजूद है, उस पर बैठ के बात करें और मसले का सोल्यूशन निकालें। इस तरह बहरहाल सूबे में आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा सूरत-ए-हाल खराब होगी। चलिए नवीद साहब। अच्छा देखिए, दुआ जैसे फैसल ने कहा, नो डाउट ये जो एमक्यूएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए, लेकिन ओवरऑल अगर इस वक्त मुल्क की सिचुएशन को देखा जाए तो सिचुएशन बहुत गंभीर है। बलूचिस्तान में जिस किस्म की सिक्योरिटी सिचुएशन है वो सबके सामने है। अब उनको डिफेंड करना कि जी वो फ्रंट लाइन पे हैं, ये हैं, वो हैं, फ्रंट लाइन पे होने से कुछ नहीं होता। आपको जब तक टेंजिबल एक पॉलिसी डिसीजन नहीं लेंगे तो ऐसे इस तरह से सिचुएशन ठीक नहीं होगी। केपी वहाँ पे चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो शायद पॉलिटिक्स ज़्यादा कर रहे हैं, उनकी गवर्नेंस जो है वो कम नज़र आ रही है, और जिस तरह की सिक्योरिटी सिचुएशन वहाँ पे बनी हुई है। फिर आपका अब सिंध आ गया। सिंध में जो है यहाँ पे तो एक हर दिन एक नई दास्तान होती है। यहाँ पे यानी सिंध का सबसे बड़ा शहर जो मुल्क का इकोनॉमिक इंजन है, उसकी सूरत हाल देख लें, आपको बाकी सिंध की तो फिर देखने की ज़रूरत ही नहीं है। पंजाब रह जाता है। पंजाब में भी बड़ी बात की जाती है कि जी वो चीफ मिनिस्टर साहिबा बड़ी कोई जो है ना वो तरक्की की और उनको मरीख पे पहुंचाया जा रहा है। वहां पे भी ये एक एलीट कैप्चर है इस मुल्क में जहां पे आम आवाम के लिए कुछ नहीं है। यानी खवास के लिए वो जहाज लिए जा रहे हैं उतने पैसों में जितने में पूरी पीआईए बिकती है, वहां पे जहाज खरीदे जा रहे हैं। तो जब तक ये नहीं होगा, अपनी गवर्नमेंट की अपनी प्लानिंग मिनिस्ट्री की रिपोर्ट आई 11 साल में जो आपकी गुर्बत है वो 11 साल की बुलंद तरीन सतह पे है। आम आवाम का जो है उनका मायार जिंदगी गिर रहा है, उनकी परचेजिंग पावर कम हो रही है। तो ऐसे मुल्क चल नहीं सकता। जी आमिर साहब। देखें, कौमी हुकूमत की जो बात है ना, वो तो एक आप आईनी तरमीम करेंगे या फिर फील्ड मार्शल को आप दावत दे रहे हैं ये बात करके कि जी आप निज़ाम संभाल लें और कौमी हुकूमत बना दें। तो ये तो जमहूरियत में हमारे यहाँ ही हो सकता है, जैसे हम एक सिलेक्टिव पीस उठा के, कल सोशल मीडिया पे उसकी तबाही हो चुकी हुई थी खालिद मकबूल सिद्दीकी के बयान की, क्योंकि पीटीआई ने लड़ाई पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की है। जैसे कल गवर्नर का एक झूठा बनाया गया कि वो अपने आप को खुद छुट्टी दे रहे हैं, वो नहीं था। तो ये भी एक गेम थी और उसके अंदर से ट्विस्ट किया गया जैसे ही वो खालिद मकबूल सिद्दीकी अपनी हुकूमत पे बात कर रहे हैं। वो 70 की बात कर रहे थे कि भाई क्या हुआ था इलेक्शन में, लेकिन यार लोगों ने उसके अंदर भी अपनी अपनी मर्जी ढूंढी कि पीटीआई को किस तरह मोहब्बत का इजहार किया जा सकता है। जैसे अगर एक वजीर आला बिल्कुल फ्रंट लाइन पे खेलता है, दुश्मन और दहशतगर्दों के मुकाबले में बुगटी से आके खड़ा होता है, उसका मुवाजना कैसे आप कह सकते हैं कि जी वो सुहेल अफरीदी बड़ा अच्छा काम कर रहा है? कभी भी नहीं कर सकता। वो कर ही नहीं रहा, वो तो उस तरफ जा ही नहीं रहा। हाँ, वजीर आला मरियम नवाज ने चीखें जरूर निकलवाई हैं, मरीख पे गई कि नहीं गई, लेकिन काम इतना किया है कि बाकी सूबों में अब हर जगह पे
क्वेश्चन हो रहा है कि करें। बाकी जहाज़ों पे हर बंदे का अपना, एक और जहाज़ आया, जरा उस पर बात करें, फिर मैं भी बात करता हूँ। चलें, क्योंकि ना अभी वक्त आज हमारे पास कम है इस पार्ट के लिए, तो अभी क्विकली ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी वेलकम बैक नाज़रीन। अयाज साहब, क्या कुछ होने जा रहा है? आपको क्या लगता है? 3 साल के लिए कौमी हुकूमत की भी बात हो रही है, और जो MKM पीपल्स पार्टी का मामला है, खालिद मकबूल सिद्दीकी के हवाले से मैं बात कर रही हूँ, अब जरदारी साहब भी बहुत एक्टिव नज़र आ रहे हैं। क्या वाकई कहा जा सकता है कोई गैर मामूली हलचल है पोलिटिकली तौर? दुआ कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, और जहाँ तक बात है कि कौमी हुकूमत बनाना है या कोई और मलगूबा बनाना है, कुछ भी सिस्टम लेके आना है, मुझे नहीं लगता कि अब किसी आइनी तरमीम की ज़रूरत रह गई हुई है इस तरह के काम करने के लिए, क्योंकि थैंक यू वेरी मच पीपल्स पार्टी, PMLN, इवन PTI जो ज़ाहिर है वो एब्सटेन करती रही, उसमें वोट नहीं डालती रही, इन्होंने वो तरमीम ऐसी करके दे दी हुई हैं जिसकी नतीजे में एक आइनी अदालत इस मुल्क में काम कर रही है अल्लाह के फजल से। उस आइनी अदालत से अब जो चाहे फैसला आप ले सकते हैं, और वो जाहिर है वो फैसला किसने लेना है। बाकी जहाज़ तो आते जाते रहते हैं, ये कोई पहली दफ़ा थोड़ी हुआ है। सिर्फ मसला गड़बड़ वहाँ हुई कि आपने जो वजाहत की उससे आप और ज़्यादा फंस गए उसमें कि जी वो कोई पंजाब एयर के लिए हमने जहाज़ लिया हुआ है, उसकी ज़रूरत नहीं थी। आप सिंपल कहते कि पुराना हो गया था जहाज़, या वो हमने एयर एम्बुलेंस बना दी हुई है इसलिए नए जहाज़ की ज़रूरत थी। फिर भी इतनी लग्जरी जहाज़ की ज़रूरत बहरहाल नहीं थी, लेकिन चूंकि इस मुल्क के जो हमारे रूलिंग एलीट है वो एलिटिस्ट ऑफ द एलीट हैं, तो इसलिए उनको ज़ाहिर है शायद ये भी लग्जरी कम ही लगी हो सकता है इससे भी कुछ ज़्यादा महंगा तैयार हो, और फाइनली उन्होंने कहा होगा चले नहीं कोई अरब कम का हम खरीद लेते हैं। तो ये बेमानी बैसे हैं वो, इसके बावजूद टीनों के रेट पूछे जा रहे हैं, तो त्यारे से क्या फ़र्क पड़ता है? कोई नहीं, एक और ले लें। इलियास साहब, कोई फ़र्क नहीं पड़ता त्यारे से? नहीं, त्यारे से फ़र्क क्यों नहीं पड़ता जब मुल्क गरीब है, आवाम गरीब है। जो आप बता रहे हैं, वर्ल्ड बैंक आपको बता रहा है कि आपके मज़ीद लोग जो हैं गुर्बत की लकीर के नीचे चले गए हैं, 40% गए हैं। जो बाकी लोग हैं वो भी गुर्बत का शिकार हैं, सिर्फ 10-15% हैं। और जो आवाम के टैक्सों का पैसा है, जो मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं हुक्मरान वगैरह। पहले भी जहाज़ था, अब भी ये जहाज़ ले सकते हैं। तो ये आवाम के पैसे हैं, इनको कोई इनसे आवाम से पूछते नहीं, आवाम से सिर्फ टैक्स का पूछते हैं कि आपने टैक्स किस तरह देना है। उन्होंने सारा दिन टैक्स देना है हुक्मरानों के लिए ताकि वो यशी कर सकें, और जिस तरह कर रहे हैं बिल्कुल कोई पूछने वाला नहीं है। देखें, IMF की जानब से जो भी रिस्ट्रिक्शन लगेंगे आवाम पर लगेंगी, उन पर थोड़ी लगती है। उनके तो सारे चलते हैं, बिजली भी फ्री है उनके देख लें, आप देख लें जितनी ब्यूरोक्रेसी है, जितनी सारे उनके देखें, उनके जो हैं उनको पेट्रोल फ्री कर दिया है, अनलिमिटेड कर दिया है, जिस तरह मर्जी एक अफसर के घर 4-4 गाड़ियाँ। कोई पूछने वाला है इधर? कोई पूछना सिर्फ गरीब आवाम से है कि आपने टैक्स देना, वक्त पर देना और किस तरह देना। बिजली का बिल नहीं देंगे, उनके पैसे कट जाएंगे। अब गर्मी आएंगी, बेचारों की शामत आ जाएगी, ईद मनाएंगे, वो गर्मियों के बिजली के बिल दें, यही सारा चीज़ें होंगी। बस चले पॉइंट आ गया जी, वक्त ख़त्म हो गया। आप सबको बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।